दोस्तों, इस देश के किंग मेकर, मोदी जी के किंग मेकर नायडू बाबू आजकल दिल्ली बार बार क्यों आ रहे हैं? आजकल वो मोदी जी के दफ्तर के चक्कर क्यों काट रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी डील है जो नायडू बाबू की फंस गई है? और क्या इस डील में मोदी जी नायडू बाबू की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे? यानी आंध्र प्रदेश के लिए जो पैसा नायडू बाबू मांग रहे हैं, जो फंड्स मांग रहे हैं, जो उनकी डिमांड है, क्या वो डिमांड मोदी जी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, स्ट्रेट क्वेश्चन, वो ये है कि अगर नायडू बाबू की डिमांड मोदी जी ने पूरी नहीं की और मोदी जी यूं ही अपने अंदाज में टालते रहे, टरकाते रहे, समय मांगते रहे, तो सवाल ये भी है कि नायडू बाबू किंग मेकर कितने दिन और बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन और इंतजार करेंगे? उनका जो सब्र का बांध है, कितने दिन रुकेगा वो? और सवाल ये भी है कि अगर 5 महीने बाद, 5-6 महीने बाद जो बजट आ रहा है मोदी जी का 2025 का, फुल फ्लेजेड बजट, और उस बजट में भी मोदी जी ने अगर यूं ही टरका दिया, मीठी गोली दे दी, तो क्या फिर नायडू बाबू बैसाखी खींच सकते हैं? जो बैसाखी मोदी जी के कंधे के नीचे लगी, क्या वो बैसाखी खींच सकती है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चीज बेहद क्लियर है कि ये जो सरकार है, इसको नायडू बाबू ही चला रहे हैं। उन्हीं की बैसाखी पर सरकार है, उन्हीं के दम पर सरकार है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है और जिससे सरकार सांस दे रही है, उसमें नायडू बाबू की अहमियत सबसे बड़ी। सिलेंडर उन्हीं का असली। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि नीतीश और नायडू जी की बैसाखियों पर सरकार चल रही है। नीतीश जी की जो पोजीशन बिहार में थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन नायडू बाबू के पास आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत है और उतने ही सांसद हैं उनके पास लोकसभा में। तो नायडू की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और नायडू बाबू की उम्मीद थी कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, तो उनकी डिमांड पूरी होगी। लेकिन उनकी डिमांड पूरी हुई नहीं। लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी डिमांड लिस्ट है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सेकंड के अंदर आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि नायडू बाबू चक्कर क्यों काट रहे हैं दिल्ली के, मोदी जी से बार बार मिल क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हैं, आपको पता लग जाएगा अगर आप 2 प्रोजेक्ट देखें। प्रोजेक्ट 10-12 हैं बड़े, लेकिन मैं 2 का जिक्र कर रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट ये देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश की, आप कह सकते हैं पूरे एग्रीकल्चर की जो स्थिति है, इकॉनमी को बदल सकता है। लेकिन साहब, कीमत भी है इसकी 55,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2019 में, तब तो और ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन ये चींटी की चाल चल रहा है। मोदी जी ने ना तो नहीं कहा, चाल चींटी की है। धीरे धीरे फाइलें खुल रही हैं, फाइलें आगे बढ़ नहीं रही हैं और ये बेचैनी है उनकी। एक और प्रोजेक्ट है अमरावती कैपिटल सिटी, एक नई कैपिटल सिटी अमरावती वो बनाना चाहते थे, बना भी रहे थे, लेकिन बीच में सरकार जगन मोहन रेड्डी की आई और कहीं ना कहीं बजाय अमरावती बनने के, बिल्ट होने के, फाइलें खोल दी जगन मोहन रेड्डी ने। तो बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है अमरावती का, जिसको कहते हैं नायडू बाबू कि मैं सिंगापुर बना दूंगा, ये ऐसी राजधानी होगी जिसके आगे दिल्ली, चंडीगढ़ सब फेल होंगे। लेकिन साहब, कीमत भी है सपने की। 1 लाख करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, जो फिगर्स हैं, अनऑफिशियल फिगर्स मैं बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ कम से कम चाहिए इस शहर को रिबिल्ड करने के लिए। मिला कितना? 15,000 करोड़। और जो 15,000 करोड़ है, ये भी एक तरह की बैंक गारंटी। यानी एक तरह से मोदी जी ने झुंझुना पकड़ा दिया नायडू बाबू को, और नायडू बाबू को यही तकलीफ है। आप कह सकते हैं भीतर ही भीतर तिलमिलाए हुए हैं। अब आज 2 एक्सपर्ट होंगे। एक एक्सपर्ट तो सीधे सीधे आंध्र प्रदेश से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट हैं, हिंदी में बोलेंगे, अच्छी हिंदी बोलेंगे, परते खोलेंगे और ये भी बताएंगे कि किस मौके पर नायडू बाबू बैसाखी खींच सकते हैं। वो स्थिति कौन सी होगी, वो सिचुएशन कौन सी होगी, वो आगे बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, एक्चुअली नायडू बाबू ने पिछली बार भी मोदी जी को इसी डिमांड को लेकर ही छोड़ा था। आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देखिए, इसमें नायडू बाबू कह रहे हैं, 2018 की बात बता रहा हूं मैं, तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने 29 बार 29 टाइम्स
29 बार मैंने मोदी जी से गुहार लगाई, उनसे मुलाकात की, लेकिन साहब फंड ही रिलीज नहीं हुए, कुछ हुआ ही नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस वक्त भी नायडू बाबू के पास थे, चक्कर काटते रहे थे मोदी जी का। और आखिरकार 2018 में जब मोदी जी टरकाते रहे तो नायडू बाबू ने साथ छोड़ दिया। अब आज तो नायडू बाबू की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनकी बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर अंजाम जो है या तो नायडू बाबू जानते हैं या फिर खुदा जानता है क्या होगा आगे। मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नायडू बाबू क्या करेंगे अगर ये डिमांड पूरी नहीं की। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, मोदी जी की भी मजबूरी है, इसकी कमी है, कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है, इसीलिए बाकी राज्य भी परेशान है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जानबूझ के उनको परेशान कर रहे हैं, मोदी जी के भी हालात, सिचुएशन, पोजीशन टाइट है। तो गेम आप कह सकते हैं फंसा हुआ है। अगर डिमांड पूरी नहीं की तो नायडू बाबू नाराज, और अगर डिमांड पूरी करें तो बाकी राज्य नाराज। क्या होगा आगे, क्या डिमांड्स पूरी होंगी या बैसाखी खींचेगी? हमारे साथ चंद्रशेखर राव साहब हैं, आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, सुनिएगा उनको ग्राउंड जीरो से। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, 90 के दशक से वो मिलते रहे हैं नायडू बाबू से, 90 के दशक से, अच्छी तरह समझते हैं उनके माइंडसेट को, उनको भी सुनिए, खुद तय करिए होने क्या जा रहा है, क्या बैसाखी खिंचने जा रही है। मेरा सवाल लखेड़ा साहब ये है कि बार बार नायडू का आना और कहीं ना कहीं खाली हाथ लौटना, अगर झोली भर के ले जाते तो बार बार आते क्यों? क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं उनके पास फंड नहीं है या गुड ह्यूमर में रख रहे हैं, ना वो नाराज करना चाहते हैं नायडू बाबू को, ना खुश रख पा रहे? क्या स्थिति बिगड़ तो नहीं सकती आगे अगर मोदी जी ने फरमाइश पूरी नहीं करी? देखिए, बिगड़ने में जो सत्ता के जो समीकरण हैं चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच में, दोनों के बीच में, वो इमीडिएट तो नहीं बिगड़ने वाले कि हम अभी से कोई कयास लगाते हैं कि एकदम बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये जो दौरे हैं, इन दौरों से एक शुरुआत हो रही है प्रेशर बिल्डअप करने की। दूसरा ये है कि भीतर ही भीतर जो नाराजगी है वो कई कारणों से है। मोदी सरकार के जो एजेंडे हैं, वक्फ बोर्ड के एजेंडे हैं, ये खुल करके वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो इशारा है कि भाई पहले हमारी झोली भरो, जो हमारी आर्थिक मांगे उनको पूरा करो, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा बीजेपी अच्छी तरह समझती है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन लखेड़ा साहब एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। मान लीजिए आप मुझे चाय भी पिला रहे हैं, मुझे मिठाई भी खिला रहे हैं, मेरे गले में माला भी डाल रहे हैं, आप मेरा स्वागत आप कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो पूरी नहीं कर रहे आप मेरी बात। भाई नायडू बाबू कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख करोड़ रुपया मोदी जी दे दीजिए, मैं अपनी राजधानी अमरावती बना लूं, उसे सजा लूं, मैं कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर दूं। लेकिन मोदी जी सिर्फ चाय पिला रहे हैं। अब चाय वाला चाय ही पिलाता रहेगा या कुछ काम भी करेगा नायडू का? आपको चंद्रबाबू नायडू को गद्दी मिली है, उनको जस्टिफाई करना है, आंध्र प्रदेश का जो सपोर्ट है उनका, उसको जस्टिफाई करना है, माइनॉरिटीज है उनको जस्टिफाई करना है कि मैं बीजेपी को इसलिए ढो रहा हूं कंधे पर रख करके, मुझे पैसा चाहिए उनसे, अगर मैं पैसा लेने के लिए मैं चक्कर काट रहा हूं तो जस्टिफाई भी करना है उनको, अपनी दुकान भी चलानी है उनको, राज्य में अपनी सरकार भी चलानी है उनको, और केंद्र में भी केंद्र सरकार को जब तक समर्थन दे रहे हैं तब तक उनसे कुछ, जैसे गाय से दूध भी लेना है, तो तमाम तरह के जो काम है उन पर वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो वक्त की तलाश में है, मौके की तलाश में है। जी, मौके की तलाश में है, चक्कर काट रहे हैं। और ऐसा लगता है लखेड़ा साहब को शक हो रहा है कि पता नहीं मोदी जी पैसे दे भी रहे हैं या आधे अधूरे पैसे दे रहे हैं, 10 रुपए की जगह 5 रुपए दे रहे हैं। इस तरह के कुछ शक शुबा है जो लखेड़ा साहब को। चलिए, अब शक है, हम लोग तो दिल्ली में बैठे हैं, आंध्र प्रदेश में जो साहब है उन्हीं से पूछ लेते हैं। राव साहब ये बताइए, हम लोगों को शक हो रहा है, लखेड़ा साहब को भी हो रहा है, मुझे भी शक हो रहा है कि भाई 10 रुपए मांग रहे हैं, 5 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है?
10 रुपए की जगह 10 रुपया मिल रहा है नायडू बाबू को, या 10 की जगह 5, या 5 से भी कम मिल रहा है राव साहब? साहब 10 रुपए में 5 रुपए की छोड़ो, 10 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। क्या, अरे क्या कह रहे हैं साहब? प्रभु आप बजट प्रभु देखिए, राव आप साहब, बजट आप क्या, देखिए। ओहो, आप कह रहे हो 10 रुपए की जगह मोदी 10 पैसा नहीं दे रहे हैं? हाँ, आप, आंध्र अरे प्रदेश सर का आप, बजट देखिए। आंध्र प्रदेश को जो आश्वासन दिया, एक ही बड़ा आश्वासन है, 15,000 सबके करोड़ साथ कैपिटल बिल्डिंग के लिए। वो उसके अलावा आपने क्या दिया बोलिए? पोलावरम के आप जो भी पैसे दिएंगे, पोलावरम सेंट्रली एडेड प्रोजेक्ट है, सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है, उसका तो वैसे ही केंद्र सरकार को उठाना है उसका कर्जा, आंध्र प्रदेश को कुछ देना नहीं है। राव साहब, आप नायडू साहब के एकदम करीब में बैठे हो, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हम लोग तो दिल्ली में हैं, क्या नायडू साहब वाकई परेशान हैं, मोदी के चक्कर में फंस गए हैं कि भैया पैसा मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, और पब्लिक सोच रही है कि नायडू बाबू सरकारी दामाद हैं, ये तो झोली भर भर के लाएंगे, तो झोली भर के ला रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं इस वक्त? नायडू बाबू क्या वाकई परेशान है? परेशान है क्या नायडू परेशान साहब? न, इतने परेशान नहीं है कि वो मोदी को बोले, अगर धमकी देने के हालत में तो नहीं है। परेशान जरूर है। अच्छा, उनका जो मैनिफेस्टो है वो परेशान जनक है, और उनका जो वायदे हैं, उनका अमरावती का प्रोजेक्ट जो है, हर चीज जो है ना, वो परेशानी जनक है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसके लिए फंड्स रेज करना मुश्किल है। आपको कौन सा केंद्र सरकार आपको देगी, मैं 5 लाख करोड़ का घोटाला करूंगा तो उसको फंड कौन सा सरकार करेगी? नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश को जो पैसा चाहिए आज, मोदी नहीं, अमेरिका का भी अगर उसमें योगदान हो तो वो भी पूरा नहीं हो सकता। इतना वायदे कर चुके चंद्रबाबू नायडू। एक बात बड़ी कही राव साहब ने कहा कि नायडू बाबू ने इलेक्शन में बहुत से वायदे किए, और बड़े बड़े वायदे किए कि मैं ये बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा, हांगकांग बना दूंगा, आंध्र प्रदेश को इंडस्ट्रियल पावर चाइना की तरह बना दूंगा। लेकिन आज उनके हाथ में पैसे नहीं है, मोदी जी पैसे रख नहीं रहे, बार बार चक्कर जो है वो नायडू बाबू काट रहे हैं। मोदी जी के का भी खजाना मुझे लगता है खाली ही है, इतना ज्यादा उधार उन्होंने भी ले रखा है कि स्थिति अब पैसे पे फंस रही कहीं ना कहीं। मतलब एक आदमी पैसा मांग रहा है, दूसरा आदमी पैसा दे नहीं पा रहा। अब ये जो पैसा तो स्थिति है अभी लखेड़ जी, हाँ, जी पैसा तो अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में, महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड में जाना है ना सर, अभी तो चुनाव है वहां पर। आंध्र प्रदेश को समझ कैसे गए, दे सकते हैं? ठीक है। लखेड़ा साहब, नायडू जी बाबू ने बड़े बड़े वादे कर लिए, नायडू बाबू पैसा मांग रहे हैं, मोदी जी पैसा दे नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो हनीमून है कि भाई इतना दे दो, उन्होंने कहा अच्छा दे देंगे साहब, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा, ये हनीमून कितने दिन तक चलेगा? ये खाली पीली मतलब हनीमून कब तक चलेगा? क्योंकि थाली में ना रोटी है, ना चावल है, ना दाल है। अब सिचुएशन ये होने वाली है कि धीरे धीरे करके जो ऐसी सिचुएशन आएगी कि चंद्रबाबू नायडू एक दिन मोदी जी को कहेंगे, वो वक्त और तारीख का सबको, देश को और आंध्र प्रदेश के लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो उसकी तारीख आएगी, राष्ट्रपति भवन जाने की जरूरत है एक चिट्ठी लेकर के कि साहब ये डेडलाइन है, अगर आप, हाँ, अब वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे कि हमने विड्रॉ कर दिया, तो उसके बाद तमाशा देख, तमाशा लकड़ी का, ये कहानी होनी जी 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 जी, आप समझ गए। आप कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी नायडू बाबू को अगर इसी तरह से मोदी जी दौड़ाते रहे और वो बार बार चक्कर काटते रहे, पैसा उनको नहीं दिया, सिर्फ दिलासा देते रहे, तो एक दिन ऐसा आ सकता है, लकड़ा साहब कह रहे हैं, कि जब वो राष्ट्रपति भवन से कहें कि साहब हम अब समर्थन वापस लेते। वैसे इंडिया अलायंस झोली लेकर खड़ी, शरद पवार जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, सब उनके संपर्क में है। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके भी अच्छे संबंध है नायडू बाबू से। तो मौके का इंतजार हो रहा है, देखते हैं कब तक जो है मोदी जी इनको पैसे नहीं देते, और अगर नहीं देते हैं तो फिर मोदी जी के लिए मुसीबत है। क्योंकि एक चीज याद रखिए दोस्तों, नायडू बाबू एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार आंध्र प्रदेश में चला रहे, कम से कम आंध्र प्रदेश में वो पूरी तरह सुरक्षित है। राव साहब एक चीज बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी जितनी डिमांड कर रहे हैं, जो फरमाइश है, जो डिमांड है मिस्टर नायडू की, अगर ये डिमांड मोदी जी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम बढ़ेगी?
और नायडू बाबू कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंस जाएंगे? सर, आंध्र प्रदेश में जो वायदे चंद्रबाबू नायडू ने किए हैं, अगर उनको पूरा करना है तो मोदी साहब का नहीं, जो भी सरकार आएगी उसके लिए केंद्र सरकार उसको मुमकिन नहीं है, और इतना रिसोर्सेस स्टेट में जुटाना भी मुमकिन नहीं है। और एक और विनती आपको करना चाहता हूं, आप आंध्र प्रदेश का जो बैसाखी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में 2 बैसाखी है, लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू का और राज्यसभा में जगन मोहन रेड्डी का। ओके, तो वक्फ बोर्ड का बिल जगन मोहन रेड्डी ने रोक दिया, उसने उसके अगेंस्ट में वो वोट दिया। तो बड़ी बात एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप कह रहे हैं कि लोकसभा में नायडू बाबू के पास सांसद ज्यादा है और राज्यसभा में जो पहले मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनके पास सांसद ज्यादा है। यानी मोदी जी के लिए जगन और नायडू जो जानी दुश्मन है आपस में, दोनों लोगों को कहीं ना कहीं उनके आगे प्रणाम करना है, वरना कोई भी कानून पास नहीं हो पाएगा। राव साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, चलते चलते दे दीजिए, समय हो रहा है। जी जी। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू 6 महीने बाद, साल भर के बाद, जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर पानी गले तक आ गया, मोदी जी ने कोई मदद नहीं की, तो फिर ये पुनर्विचार कर सकते हैं, समर्थन वापस करने की सोच सकते हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस ने, शरद पवार ने कहा है कि हम तैयार हैं, और ये बात फैक्ट है कि अगर नायडू और नीतीश एक साथ ये सरकार छोड़ दें तो इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है। तो क्या आपको लगता है किसी ऐसे मोड़ पर परेशान होकर पूरी तरह से नायडू बाबू समर्थन वापस ले सकते हैं, बैसाखी हटा सकते हैं? बैसाखी हटाने के बाद अगर इंडिया सरकार बन भी जाती तो स्थिति में उतनी सुधार तो नहीं होगी, लेकिन एक राहत, 1 साल का उनका जो है ना टाइम, सांस लेने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर सरकार गिराते भी हैं तो 1-1.5 साल का समय मिल जाएगा। लेकिन मेरा देखना है कि अगर सरकार गिरी तो मध्यावधि चुनाव के ज्यादा संभावना रहेगी। अगर सरकार गिरी, मध्यावधि चुनाव मतलब अगर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तुरंत गिर जाती है तो सरकार कंटिन्यू करेगी, जो भी नई सरकार बनेगी वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद या अगले साल जब होते हैं तो मध्यावधि चुनाव होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि स्थिति ऐसी है, राज्यसभा और लोकसभा को आप जब मिला के देखें तो आपको जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखना पड़ेगा। वो किसी भी गठन के लिए मुमकिन है, मतलब एक घर में सौतन लेके रखना वो मुमकिन वाली बात नहीं है। समझ लें, बहू भी रखना है, सौतन भी रखना है, मतलब एक दूसरे को लेके चलना होगा। और एक राव साहब ने बात कही, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक नौबत तो आ सकती है। जो तस्वीर आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं, जिस तरह से नायडू बाबू परेशान है, पैसा मिल नहीं रहा और जनता से वादे कर लिए, एक बात सामने ये आ रही है जिस पर मोहर लगाई है राव साहब ने कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मोड़ पर नायडू बाबू समर्थन वापस कर सकते हैं और तब फिर सीधे मिड टर्म पोलों का चुनाव होगा, क्योंकि बहुत कम उम्मीद है कि मोदी की सरकार बच पाए। लखेड़ा साहब, फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कि मिड टर्म पोल हो सकता है, फिर से लोकसभा का जो है चुनाव हो सकता है, अगर नायडू बाबू ने बैसाखी खींची, और कमोबेश यही हाल नीतीश का है, अगर ये दोनों बैसाखियां खिंच गई 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो इंडिया अलायंस दोबारा चुनाव में जाएगी या वही खिचड़ी सरकार बना लेगी? मुझे तत्काल कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि इंडिया अलायंस ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहेगा जिसमें प्रेशर्स हो। तो इंडिया अलायंस दोबारा, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, कि हो सकता है कि दोबारा चुनाव में जाना पड़े, क्योंकि उसका वजह क्या है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर इलेक्शंस में धांधली हुई, ईवीएम मशीनों में धांधली हुई, गलत ढंग से चुनाव जीता गया। आज एक रिपोर्ट आई अंबाला से, हरियाणा से, कि वहां धांधली करके खट्टर साहब चुनाव जीते हैं। ऐसे दर्जनों जगह रिसर्च चल रहा है। अगर ये रिपोर्ट आ जाती है तो जो ईवीएम का जो सिस्टम है, ईवीएम सिस्टम को स्क्रैप करने के बाद जो बैलेट पेपर होगा उससे इलेक्शन होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन जो भारत में नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम एक मेल प्रैक्टिस साबित हो गई है। और इसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, इवन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी ये कन्विंस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि
ईवीएम को हटाएंगे और बैलेट पेपर पे आप लाएंगे तो आपको एकदम 6 महीने की तैयारी नहीं, आपको साल भर की तैयारी चाहिए। तो उसके लिए आप डिजॉल्व करेंगे लोकसभा को। इस लोकसभा में जो हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं है कि आप इसको रिप्लेस करके नई सरकार बना सके, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सके, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खास तौर पर कि उसी तरह के प्रेशर टैक्टिक्स जो मोदी को झेलने पड़ रहे हैं वो इंडिया अलायंस को भी झेलने पड़ जाए। जी, लखेड़ा साहब का कहना है कि मिड टर्म पोल हो सकते हैं, दोबारा चुनाव हो सकते हैं, और जिस तरह से राव साहब ने कहा कि हालात आंध्र प्रदेश में, माली हालात यानी पैसों को लेकर इतनी ज्यादा तंगहाली है राज्य सरकार की कि अगर मोदी बेल आउट नहीं करते, मोदी अगर पैकेज नहीं देते, पैसा नहीं देते, तो फिर सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा नायडू बाबू के लिए, और ऐसी स्थिति में वो समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन हमारे दोनों पैनलिस्ट मांग रहे हैं कि अगर समर्थन वापस लेते हैं नायडू बाबू साल भर बाद या 1.5 साल बाद, तो इंडिया अलायंस सरकार नहीं बनाएगी बल्कि चुनाव प्रेफर करेगी, क्योंकि देश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं जहां पर इंडिया अलायंस एक नए मैंडेट के साथ आना चाहेगी। और एक और बात इन्होंने कही लखेड़ा साहब ने कि अगर मिड टर्म पोल होता है साल भर बाद, तो फिर चुनाव इस बार ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि कई जगहों पर बेईमानी और धांधली करके चुनाव जीता गया और सरकार बनाई गई। और राव साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला रक्षाबंधन के दिन, आप अपनी सिस्टर के यहाँ थे लेकिन आपने हमारी बात को स्वीकार किया और आप शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लखेड़ा साहब आप भी अपनी सिस्टर से राखी बंधवा के तुरंत जो है हमारे साथ कनेक्ट हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय, थैंक यू सो मच सर।